एंड यू आर वाचिंग आफ्ताब क्लासेस। आज हम लोग अभी तक जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, और इससे पहले हम लोग बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, एमीटर, लीस्ट काउंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आज हम लोग ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ओम्स लॉ को समझना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का नॉलेज होना जरूरी है। ये टॉपिक्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो बेहतर होगा पहले आप वो वीडियोस देख लें, तो ये आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। समझ रहे आप मेरी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ओम्स लॉ। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि ओम्स लॉ कहते किसको है, व्हाट इज ओम्स लॉ? तो एक्चुअली ओम्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको जाकर ओम्स लॉ जो है वो आपको रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। क्या रिलेशन है, कैसे है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको जाकर what does Ohm's law states? Ohm's law states that at constant temperature, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी है, क्यों, ये हम लोग बात करेंगे अभी। at constant temperature the current flowing through conductor is directly proportional। कैसा प्रोपोर्शनल है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। जरा समझने की कोशिश करिएगा ये क्या बोल रहा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, अक्रॉस इट्स कंडक्टर, या अक्रॉस इट्स एंड भी आप यहां तक भी लिख सकते हैं। समझ रहा है बात है? यहां पे हम बात किए हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर का। टेम्परेचर कांस्टेंट होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, आपको जाकर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू में चेंजेस आने लग जाता है। डायरेक्टली टेम्परेचर पे ना ही करंट डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है, लेकिन इन अदर वेज हम लोग देखेंगे इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट भी, इसलिए हम लोग जब भी इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस का आपको जाकर वैल्यू डिफर कर जाता है। रेजिस्टेंस क्या है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको जाकर इसके हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। I is proportional to V। अगर इसको हम और इस तरीके से लिख सकते हैं कि V is proportional to I, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, और यहां से एक फॉर्मूला मिल जाता है V इक्वल टू IR। ये है आपको जाकर ओम्स लॉ के बेसिस पे हम लोग को एक फॉर्मूला मिला, जिससे रिलेशन मिल गया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, और इसको इक्वेट करने के लिए हम लोग कांस्टेंट का यूज किए हैं, और इस कांस्टेंट को यहाँ पे R जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इस R को हम लोग कहते हैं क्या है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं हम लोग। अब आता है क्वेश्चन व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पे हम लोग काफी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। इस बार हम लोग अभी ओम्स लॉ देख रहे हैं। रेजिस्टेंस को बेहतर समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, सारा डिटेलिंग करेंगे उसका, हम लोग ग्राफ भी सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखना वो हम लोग बात करते रहेंगे। खैर अभी आप ओम्स लॉ के बेसिस पे आप क्या देखें, V इक्वल टू क्या आया, IR आया। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, I का, और आपको जाकर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R का। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप क्या समझते हैं? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है तो ये प्रोपोर्शनलिटी है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि डिपेंडेंस, दूसरी चीजों पे कोई कैसे डिपेंड करता है उसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी में देखते हैं, प्रोपोर्शनल में देखते हैं। तो यहाँ पे V और I और R का रिलेशन है।
v कैसा डिपेंड कर रहा है i पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप एक सर्टेन वैल्यू, मान लिया दो वैल्यू है x एंड y, अगर दोनों x और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू इंक्रीज किया जाएगा, डबल किया जाएगा, तो y भी डबल होगा। अगर x का वैल्यू हम लोग हाफ करते हैं तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, ठीक इसका अपोजिट कर लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि अगर हम लोग x और y दो वैल्यू कंसीडर किए थे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन x का वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते हैं, डबल करते हैं, तो y हाफ हो जाएगा, या फिर y का वैल्यू आप डबल कर रहे हैं तो x हाफ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे आपको जाकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। मतलब अगर वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू डबल करते हैं तो करंट का भी वैल्यू डबल हो जाएगा, या वाइस वर्सा, करंट का वैल्यू डबल कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाना चाहिए। समझ रहा है बात? वही अगर हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो v इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू r, तो ये आपको जाकर इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग करंट पे डिपेंडेंस इसका देखें, अगर इसका हम लोग किस पे डिपेंडेंस देखें, करंट, हो सकता है आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर से एक बार डिफिनेशन क्या था ओम्स लॉ का, जरा बोलिएगा साथ में। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत इजी है, बस इसको थोड़ा सा, करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, इसी को हम लोग बात कर रहे हैं। V इक्वल टू हम लोग का आया था IR, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से I इक्वल टू लिख सकते हैं V by R। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, करंट को हम लोग डिपेंड करा रहे हैं रेजिस्टेंस और वोल्टेज पे, तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है ये देखने के लिए इसी फॉर्मूले से I इक्वल टू हम लोग क्या लिख दिया, V by R लिख दिया। यहां से आप देख रहे हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू R है, सॉरी V है, इसका मतलब है कि आपको जाकर, अभी हम आपको बताएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग बढ़ाते हैं, बैटरी अभी 12 वोल्ट का यूज कर रहे थे, आप 24 वोल्ट का यूज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपको करंट भी क्या होने लगेगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वही अगर आप ये रेजिस्टेंस, R क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है ना, कांस्टेंट था, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कह रहे हैं, आपको जाकर तो ये रेजिस्टेंस जो करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि इफ यू half the value of resistance, current will becomes डबल, 2 टाइम्स। अगर आप रेजिस्टेंस के वैल्यू को, रेजिस्टेंस को अगर आप हाफ करते हैं तो करंट जो है वो डबल हो जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस को अगर आप डबल कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि what are the factors on which strength of electric current depends। तो आप ओम्स लॉ के बेसिस पे दो ही फैक्टर है जिस पे इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। वो कौन कौन सा फैक्टर है, एक हो गया आपको जगह पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्टेज, और दूसरा हो गया रेजिस्टेंस, है ना, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से डिपेंड करता है ये हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि आपको जाकर पोटेंशियल डिफरेंस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज होगा, घटेगा, तो करंट का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। जबकि सेकंड फैक्टर है वो है आपको जाकर रेजिस्टेंस, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये है कि आपको अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो करंट का वैल्यू घट जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस के वैल्यू को घटाया जाए तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। ये दो फैक्टर्स है जिसपे आपको जाकर करंट का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, दैट इज वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। समझ रहा है बात, इतना ही सा है ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में इससे ज्यादा नहीं है, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग देख रहे हैं ग्राफ। आपको जाकर ग्राफ किस तरीके से ओम्स लॉ का चलता है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ पढ़ने वाले हैं हम लोग, VI ग्राफ पढ़ने वाले हैं, वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ ऑफ VI, या फिर इसको सिंपली VI ग्राफ के नाम से हम लोग जानते हैं। जब समझने की कोशिश करिएगा किस तरीके से, तो आपको जाकर हमेशा V और I का एक वैल्यू दिया रहेगा, और उससे हम लोगों को जो स्लोप निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो रेजिस्टेंस निकलेगा। समझ रहे हैं बात, मेरा कहने का मतलब क्या है, जरा ग्राफ देखने की आप कोशिश करिएगा। समझ रहे हैं, ग्राफ में आपको सर्टेन वैल्यूज पहले से दिया रहता है, जैसे कि एक वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ले रहे हैं I और ये है V। समझ रहे हैं,
आई का अगर मान लिया 1 था, ये 5 आया है, आपको जाकर ये 3 है, ये 15 है, ये 4 है, ये 20 है, इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे आई करंट को है, करंट किस में होगा, एमीटर में रहा होगा, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में रहा होगा। ये दोनों के बीच में अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? सबसे पहले इसको ग्राफ को किसी एक को एक्स एक्सिस और किसी एक को वाई एक्सिस कंसीडर करना पड़ता है। चलिए ये एक्स एक्सिस है, ये तो हमको पता है, ये वाई एक्सिस है, समझ रही बात है। एक्स एक्सिस को हम लोग वोल्टेज लेके चल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम लोग करंट कंसीडर कर रहे हैं। तो कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो तो आप बेहतर जानते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स है और कोऑर्डिनेट्स को ही इस ग्राफ के ऊपर हम लोग प्लॉट करते हैं। तो आइए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये आपको जाकर 0 0 ये ओरिजिन है, और इसको हम चाहे तो नाम ओ दे सकते हैं। यहां से मान लिया कि आपको जाकर 5 5 का डिफरेंस है, तो 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। अगर हम लोग बात करें आपको जाकर करंट का, तो करंट का वैल्यू देखिए कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 1 3 4 तक है। तो एक एक का भी डिफरेंस लेते तो काफी है ग्राफ पेपर पे। 1 2 3 4 हम लोग एक एक का ही डिफरेंस ले लिए। तो बताइए बात करें, अब जरा देखिएगा, इसको हम लोग प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लॉट कर रहे हैं, ये करंट कितना, I पे 1 और V पे 5, ये कोऑर्डिनेट्स है, मतलब I पे आपको जाकर इधर और V पे 5, पहला पॉइंट हम लोगों को कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल गया। इसको अगर लिखना है तो 1 और 5 लिख सकते हैं, समझ आप मेरी बात। सेकंड कोऑर्डिनेट देखिएगा, 3 और 15 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 3 कहां पे, 3 यहां है, और आपको जाकर 15 यहां है, इन दोनों का अगर मिलाया तो यहां पे सम है, यहां पे कोऑर्डिनेट मिल रहा है, इसको हम लोग 3 15 बोल दिया। और उसके बाद नेक्स्ट कितना है, 4 और 20 है। ओके, तो 4 पे आप देख रहे हैं, 4 कहां, वाई एक्सिस पे, आई लेना है 4, तो वाई एक्सिस पे ले लिया, और यहाँ एक्स एक्सिस पे हमको कितना लेना है, 20, तो 20 से लेके गया, और कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे बना 4 और 20 का बना। अगर सारे पॉइंट्स को आप मिला दें तो आप ये देख रहे होंगे, देख रहे हैं आप, 3 पॉइंट्स हम लोग लिए वहां पे, सबसे पहले 1 और 5 लिए, दूसरा हम लोग 3 और 15 लिए, और तीसरा 4 और 20 का, तो 4 और 20 का बनाए। अब तीनों पॉइंट को ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों पॉइंट को मिलाया जाता है, तो हम लोग इसको मिला रहे हैं। जब इस पॉइंट को आप ऐसे मिलाइएगा तो आप देखिएगा ये कैसा गया है, ये स्ट्रेट लाइन गया है। इसका मतलब ये है कि आपको जाकर ये V और I ग्राफ जो है वो आपको ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन रहता है, इसका मतलब है कि आपको जाकर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, समझ रहे हैं, किसको फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करने का रीजन क्या हो सकता है, वो है टेम्परेचर। जैसे ही अगर टेम्परेचर चेंज करता है तो आपको जाकर ओम्स लॉ जो हम लोग V I R देख रहे थे, इसमें रेजिस्टेंस जो है R जो है वो आपको जाकर ये किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, पहला एक्सपेरिमेंट आप जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है आप 30 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस था 20 से 30 का, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो गया। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो ओवरऑल वैल्यू भी आपको जाकर, क्योंकि इस पर डिपेंड कर रहा है, ओवरऑल वैल्यूज भी चेंज कर जाएगा। इसलिए हम लोग ओम्स लॉ में हमेशा एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब ग्राफ में भी क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ में स्लोप के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए हम आपको स्लोप के बेसिस पे क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो देख के आपको समझिएगा। ये लिए आपको जगह दो तरीके से पूछेगा, चाहे तो आपको बोलेगा VI ग्राफ या फिर IV ग्राफ, तो उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस कैसे आप निकालिएगा वो जरा समझने की कोशिश करिएगा। मान लिया कि हम IV ग्राफ ले रहे हैं, जस्ट अभी यही ग्राफ बनाए थे, IV ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, यही हम IV ग्राफ ले रहे हैं। ऐसे इसको सही में अगर बोला जाए तो हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, इसको VI ग्राफ बोलना चाहिए। क्यों ऐसा बोलना चाहिए VI ग्राफ, क्योंकि हम लोग जब भी कोऑर्डिनेट्स में पढ़े हैं, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा एक्स एक्सिस को पहले लिया जाता है और बाद में वाई एक्सिस को लिया जाता है। यहां भी जो आप प्लॉट कर रहे थे क्या था, देखिए आपको जाकर हम यहाँ पे कैसे लिखे, यहाँ पे आपको जाकर 1 5 लिखे, 5 1 लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को पहले प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस को बाद में प्लॉट करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आपकी बात। खैर जरा देखिएगा, यहाँ पे हम V और I लिए हैं और इस पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आया। ये ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, या पहले से जानते हैं। ये O मान लिया ये पॉइंट A है। अगर हमसे बोलेगा कि रेजिस्टेंस बताइए इस ग्राफ के बेसिस पे, तो हम कैसे निकालेंगे,
रेजिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, हम लोग जानते हैं स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। आईवी ग्राफ या वी आई ग्राफ का स्लोप हम लोग को क्या देता है, स्लोप जो है वो हम लोग को रेजिस्टेंस बताता है। मतलब अगर हम स्लोप फाइंड कर दें तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं ये थीटा है और इसको हम लोग ऐसे ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और स्लोप को हमेशा कैसे निकालते हैं, आपको जाकर स्लोप हमेशा निकलता है वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। समझ रहा है बात, मतलब कि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऊपर और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नीचे। चलिए ओ ए मान लिया, इसका नाम हम बी दे दिया। उस हिसाब से अगर इस ग्राफ में अगर हमको स्लोप निकालना होता, स्लोप को हम क्या बोल रहे हैं, ओ ए। अगर स्लोप ओ ए अगर हमको फाइंड करना होता तो फिर हम लोग क्या लिखने वाले थे, सबसे पहले वाई एक्सिस कितना है इसका, ए बी डिवाइडेड बाई, इसके बाद एक्स एक्सिस कितना है, OB। अगर इसको आप सही तरीके से लिखें तो AB किसको बता रहा है, वाई एक्सिस किसको बता रहा है, करंट को, मतलब कि I बाई एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, V। समझ रहे हैं, मतलब OA जो आया है वो क्या आया है। अगर यहां से हम लोग देखें, अगर इस ग्राफ से अगर हम लोग बात करें तो वैल्यू आया है जो वो आया है OA इक्वल टू I बाई V। OA हम लोग को रेजिस्टेंस बता रहा है, रेजिस्टेंस अगर हम लोग स्लोप बता रहा है I बाई V इक्वल टू क्या होता था, V इक्वल टू होता था IR। समझ रहे हैं बात, तो यहां से I बाई V अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, R को नीचे आना पड़ेगा, तो 1 बाई R इक्वल टू कितना हो जाएगा, I बाई V हो जाएगा। ओम्स लॉ से हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो यहां से I बाई V को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि OA जो है वो आपको जाकर किसके इक्वल है, 1 बाई R के। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्लोप जो है वो इसका कैसा है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ग्राफ अगर जब आपको जाकर एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस हो और वाई एक्सिस पे अगर करंट जा रहा हो तो हम बोलेंगे स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जरा एक और एग्जांपल समझिएगा इसका, हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करिए। बस इसको हम लोग चेंज करते हैं, समझ रहे हैं। अभी I और V था, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे थे और Y एक्सिस पे करंट ले रहे थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक्स एक्सिस पे जो है हम लोग करंट ले लेते हैं और Y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखिएगा, यहाँ का हम लोग करंट लिए हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिए, इसको आप IV ग्राफ बोल सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जैसे इंटरप्रेट करना है कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। समझ रहे हैं बात, बहुत सारे अलग अलग लॉजिक से पढ़ते हैं, कोई इसको VI बोलते हैं, कोई इसको IV, हम इसको IV ग्राफ ही बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले एक्स एक्सिस को लेना चाहिए। ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमेशा यही देखें। खैर ये IV ग्राफ अगर हम लोग लें, एक्स एक्सिस पे I ले रहे हैं और Y एक्सिस पे, तो यहां से भी जो स्लोप देगा वो क्या देगा, ऑब्वियस सी बात है, जब तक VI है तब तक स्लोप उसका रेजिस्टेंस ही देने वाला है। इसका भी स्लोप क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। लेकिन ये कैसे डिपेंड कर रहा है, इसका ग्राफ में रेजिस्टेंस कैसे बता रहा है, स्लोप के बेसिस पे कैसे निकलेगा। वही सेम तरीका आपको जाकर फिर से हम O इसको A और यहां से यहां तक इस पर हम लोग फिर इसको B माना। समझ रहा है बात, देखिएगा इसका स्लोप निकालना है। ये स्लोप क्या देता है हम लोगों को, ये स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस देता है। चलिए स्लोप OA निकालना है, स्लोप का भी निकालने का तरीका क्या होता है, y एक्सिस बाई x एक्सिस, अभी भी लिखा हुआ देख सकते हैं आप, y एक्सिस बाई x एक्सिस। y एक्सिस क्या है इसका, AB है, ओके। चलिए ठीक है, x एक्सिस बताइएगा, x एक्सिस का क्या है, OB है। हम लोग यहाँ पे लिख दिया AB बाई OB लिख दिया। अब जरा देखिएगा ये y एक्सिस जो AB लिखे वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सर्टेन वैल्यू, अभी तो हम सर V लिखे, हो सकता है वैल्यू देता 5 10 15 15 वोल्ट लिखते, 10 वोल्ट लिखते तो वोल्टेज ही ना, बस V लिख दिया। यहाँ x एक्सिस पाइएगा, OB x एक्सिस किसको बता रहा है, करंट को बता रहा है, यहाँ पे लिख दिया करंट। V बाई I, जरा देखिएगा यहाँ से V इक्वल टू I या रोम्स लॉ से लिखें तो V बाई I इक्वल टू क्या आ रहा है, R आ रहा है। मतलब V बाई I को हम सीधे क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। इस बार जो OA जो है वो इक्वल आया है R के, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर ग्राफ IV है, एक्स एक्सिस पे I और Y एक्सिस पे V है, तो स्लोप जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हैं, मतलब कि इसमें आपको जाकर जितना ज्यादा स्लोप रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, जितना कम स्लोप रेजिस्टेंस उतना कम होने वाला है। जबकि यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। कब, जब एक्स एक्सिस पे
आपको जाकर पोटेंशियल डिफरेंस था, इसमें एक्स एक्सिस पे करंट है सर, जरा डिफरेंस समझिएगा, एक्स एक्सिस पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वाई एक्सिस पे आई जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपको जाकर दोनों जो है इसमें स्लोप कैसा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब कि स्लोप जितना ज्यादा होने वाला है करंट उतना कम होगा, समझ रहा है बात, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, सॉरी, और यहाँ पे स्लोप जितना ज्यादा आने वाला है हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा ग्राफ आप दिया हुआ है, VI ग्राफ है या फिर VI ग्राफ है, समझ रहे हैं बात। अगर मेरे हिसाब से देखिएगा, इसको अगर हम VI ग्राफ बोल रहे हैं तो VI ग्राफ जो है वो आपको जाकर VI ग्राफ जो है वो आपको जाकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो कैसा प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका स्लोप, समझ रहा है बात। और जबकि अगर इसको देखें, अगर हम IV ग्राफ की बात करें, अगर IV ग्राफ की बात करें तो इसमें स्लोप कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है स्लोप इसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। चलिए इसको बेहतर समझने के लिए एक हम छोटा सा एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको, उससे आपको जरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ को जज कर सकते हैं। अगर नोट करना है तो कर सकते हैं, कुछ करने लायक तो है नहीं इसमें। खैर जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जो सीखे हैं उसको देखते रहिए, समझते रहिए। आइए चलते हम लोग नीचे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको जाकर दो क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया, मान लिया इसमें अभी VI ऐसे ड्रॉ किया है और इसमें आपको जाकर दो स्लोप दे, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, बोला ये आपको जाकर ये R1 है और R2 है। ऑप्शन कैसे देगा, बोलेगा विच इज ग्रेटर, R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले आपको कौन क्या देखना है कि आपको जाकर ये कौन सा ग्राफ चल रहा है, IV ग्राफ चल रहा है या VI ग्राफ चल रहा है, समझ रहे हैं बात है। एक्स एक्सिस पे इसका क्या है, एक्स एक्सिस पे V है और I इस पे क्या है, मतलब ये अभी हम आपको बताए थे ये VI ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, VI ग्राफ है। और VI ग्राफ में अभी हम आपको बताए थे कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। स्लोप जो होता है वो क्या होता है इसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब है सर कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम होगा और जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। स्लोप कैसे नापते हैं, स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल के बेसिस पे, ये मान लिया θ1 और यहां से यहां तक मान लिया θ2। थीटा हम लोग एंगल को अब जरा देखकर बताइए कौन ज्यादा है, θ1 या θ2। ऑब्वियस सी बात है θ2 ज्यादा है, मतलब कि स्लोप किसका ज्यादा है, R1 का स्लोप ज्यादा है, R1 का स्लोप ज्यादा है, जबकि स्लोप रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि R1 का स्लोप ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और R2 का स्लोप कम है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम इसमें बोल सकते थे कि R2 का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है किससे, R1 से। समझ रहे हैं, सेम क्वेश्चन कोई चेंज नहीं करेगा, बस इसमें ऐसे अगर हम लोग डाल दें कि आपको जाकर यहां बस I था और यहां V था, ये हम लोग कर दिए आपको जाकर IV ग्राफ। आप कौन सा ग्राफ ले लिया हम लोग, IV ग्राफ। तो इसमें स्लोप क्या होता है सर, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें अगर सेम क्वेश्चन पूछता है, यही R1 और R2, ऐसे R1 और R2 पूछता है, तो आप क्या बोलते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये IV ग्राफ है, IV ग्राफ में स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इस पर स्लोप किसका है, ये θ1 है, इस पर θ2 है, इस पर स्लोप वही R1 का ज्यादा है और इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है किसके, R2 के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। समझ रहे आप यहां तक की बात। तो यही है पूरे आपको जाकर ग्राफ और ओम्स लॉ में। ये आप बोल सकते हैं कि इसमें अगर अभी भी आपको कहीं पे डाउट है या क्वेरी है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। समझ रहे बात है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हम लोग अवेलेबल है। कहीं भी आप क्वेश्चन पूछिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही। और प्लीज हम लोग के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए, अपने वॉल्स पे शेयर करिए। और ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में रिव्यूज, कमेंट, क्वेश्चन, क्वेरी कुछ भी आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज की सभा यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं।